दिन बाद तुम पूरा फिनिश, उसके बाद ये क्या था, ऐसे ऐसे करके सोचोगे फिर बैठ कर। वो चीज़ मत करो। जितना पढ़ाया जा रहा है, भले ही तुम गूगल से पढ़ लो, चाहे कुछ मटेरियल नहीं है तुम लोग के पास, क्या है एनसीईआरटी, मतलब कुछ ज्योग्राफी के लिए कुछ सोचा है पढ़ने के लिए, नोट्स हैं सर ने प्रोवाइड कराए। अच्छा, तो उससे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो कोई भी, ठीक है चलो। लेकिन अब से जैसे जो लेक्चर होता जाए उतना तुम्हारा कंटेंट माइंड में तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये मत सोचो कि तुम बाद में लेके बैठोगे और फिर पढ़ोगे, या तो तुम्हारे साथ सोच के रखे हो कि 2-3 साल बाद देना है, तो वो अलग बात हो गई। ठीक, किसका कब अटेम्प्ट देना है किसको, 26 वाला किस किस का है, सबका है 26 का, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भी नहीं है, तो तुम लोग आराम आराम पढ़ो, है ना। ये मत सोचो आराम आराम से, अभी से ही सही से पढ़ो, वरना पता है साल कब गुजर जाते पता नहीं चलता, सीरियस बात है ये एकदम। और इस टाइम पे जो संभल गया उसी का निकलेगा, ये बात जान लो। जो इस टाइम पे संभल गया, जिसने अभी से बिल्कुल स्ट्रेटेजी, मतलब उसको लगना चाहिए कि हमारा बस अगले महीने एग्ज़ाम है, उसी का निकलेगा, वरना सब भूल जाओ। हम सच बात एकदम बिल्कुल क्लियर एंड कट, क्योंकि सबको पता है यूपीएससी का लेवल क्या है। पता नहीं है तो पता कर लो पता नहीं है तो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवीजन हम करा देते हैं ना कि क्या क्या है। ठीक है बालक, देखो जब तुम उसके उधर जाते हो ना तो कट जाते हो हमेशा। अच्छा, हाँ, कैमरे पे दिखना चाहिए, है ना, ये ना ठीक, इस बाउंड, हाँ दिख गए, ठीक है ठीक है। हाँ याद रखेंगे, तुम लोग याद दिलाते रहना, उधर भी तीसरी आँख है ना उधर, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोगों ने पहले इंसोलेशन पढ़ा था, इंसोलेशन पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था कि द रेडिएंट एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है ना। रेडिएंट एनर्जी, हर हॉट बॉडी क्या करती है, हीट रेडिएट करती है, ठीक, ये पढ़ा था कि ये इंसोलेशन है। अच्छा, अभी जब लेक्चर्स होंगे ना स्टार्ट, तो फिर उस पर भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन पर भी स्पेक्ट्रम और पूरा ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो सब पढ़ाएंगे, बट बाद में, है ना। तो इंसोलेशन अभी ये बता दिया था ब्रॉडली कि ये होता है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसोलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन, है ना। तो ट्रॉपिकल में कैसे वेरी करता है इंसुलेशन, टेम्परेट जोन में कैसे वेरी करता है, और पोलर जोन में कैसे करता है, यही डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द इंसुलेशन बाय द अर्थ सरफेस, है ना, कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे इंसुलेशन को ग्लोब पर, यानी हमारी अर्थ के सरफेस पे कैसे कैसे कंट्रोल हो रहे होते हैं, क्या क्या रीज़न की वजह से कहाँ पे कम इंसुलेशन होता है, कहाँ ज़्यादा होता है। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे हम लोगों ने, एंगल ऑफ द सन्स रेज, और सेकेंड पॉइंट, हाँ लेंथ ऑफ द डे पढ़ा था, थर्ड पॉइंट नहीं वो नहीं पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड नहीं पढ़ा था। हाँ लिखा था पॉइंट्स में, देखिए कौन कितने पॉइंट्स थे, लिखा है कहीं, तो याद है वो लेंथ ऑफ द डे, याद है लेंथ ऑफ डे, याद है पीछे, कुछ नहीं याद है, कल क्या पढ़ा था, कुछ याद है थोड़ा बहुत, कैसे हमने लेंथ ऑफ डे कैसे बताया था, बताओ कोई, क्योंकि वो नहीं याद होगा तो आगे का कैसे कंटिन्यू करो। लेंथ ऑफ, हाँ दिन की अवधि, हाँ सही है, ठीक है दिन की अवधि तुम्हें याद है, कल क्या पढ़ा था दिन की अवधि में, कैसे था 12 आवर्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि 12 आवर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होते हैं 12 आवर्स से, कब, जब समर सोल्स्टिस होता है, याद आ रहा है, समर सोल्स्टिस पढ़ा था, विंटर सोल्स्टिस पढ़ा था, इक्विनॉक्स पढ़े थे दो, वर्नल इक्विनॉक्स था और ऑटमनल इक्विनॉक्स था, और आपस में नहीं बात करो, हाँ डे एंड नाइट की कब ज़्यादा थी डे, कब नाइट कम था, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं उस पर, थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है। हाँ डिस्टेंस बिटवीन द सन
ठीक है नेक्स्ट। हाँ दूरी नहीं, तुम लोग अभी अभी हेल्प कर लो, जब लेक्चर स्टार्ट होगा ना तो हम हिंदी वाला भी ले आया करेंगे, ठीक है? तो हमें याद आ जाएगा, मतलब बस हमें 1 सेकंड देखना होगा तो हमें खुद ही याद आ जाएगा, अभी थोड़ा भूल जा रहे होते हैं बीच बीच में। तो क्या था, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, करेक्ट, अब सही है। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है? किसी को पता है एवरेज डिस्टेंस क्या होती है, औसत दूरी क्या होती है? 15 करोड़ पक्का? 15 या 14 होगा। अच्छा ठीक है। 152 किलोमीटर्स का है ना, 152,000 किलोमीटर्स, ठीक है। और माइल्स में, मील में कितनी होती है, कुछ पता है? एक में भी याद रखोगे तो चल जाएगा। और ये इसलिए याद रखनी है एवरेज कि अभी जो डिस्टेंस बताने जा रहे हैं, जो एक नेक्स्ट टॉपिक, वो उससे रिलेट करेगा, ठीक है? तो अब देखो, ये है हमारा, पहले सन बन गया, ठीक, ये हमारी बन गई अर्थ बन गई, ठीक है। अब इसकी एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 150 पॉइंट, आगे ऐसे ही है कुछ, देखो 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 क्या थी, 150, 149, 149 है, ये तो वो वाली है, पेरिहेलियन वाली, 149 मिलियन किलोमीटर है ना, ये हो गई, ठीक। अच्छा, इसका पाथ पता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट करता है ये, जब ऑर्बिट होता है, ठीक है, सन के अराउंड ऑर्बिटिंग होती है, यानी सन के, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्बिट करने को, बहुत अच्छा सा वर्ड है, हाँ, जब वो सन के अराउंड जब भी पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, यानी एलिप्टिकल को क्या बोलते हैं वाले पाथ को, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, बट मतलब पैराबोलिक होता है, कहने का मतलब ऐसे वाला होता है, सर्कुलर, हाँ घूर्णन, हाँ घूर्णन तो उसको बोल गया, रोटेशन को घूर्णन बोलेंगे, और रिवॉल्व करने को क्या बोलेंगे, परिक्रमण, ठीक है ना। और वो किस पाथ में करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, उसको कुछ है नाम नहीं जहन में आ रहा, शायद परावलयी ऐसे करके कुछ है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। ये होता है हमारा, देखो सर्किल होता है, ठीक है, बट एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है, लाइक दिस, परिक्रमण जो करता है, रिवॉल्व, हाँ जो करेगा, परिक्रमण करेगा ना, पृथ्वी परिक्रमण करेगी सन की, ठीक है ना। तो वो जो पाथ उसका होगा वो कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा, लाइक दिस, नॉट सर्कुलर, ठीक है ना, गोल नहीं होगा, ऐसे होगा, यानी, और अर्थ करती कैसे, वेस्ट टू ईस्ट जाती है ना, तो यूं करके ऐसे करके अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, ठीक है। अब जब ये एलिप्टिकल पाथ है, अब सुनो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, सुनो, जब एलिप्टिकल ऑर्बिट है लाइक दिस, तो कहीं पर डिस्टेंस कम आ रही होगी, कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा आ रही होगी, है ना, कहीं पर फारदेस्ट होगा, कहीं पर दूरी नियरेस्ट होगी, नियरेस्ट वही फारदेस्ट होगा कहीं पर, और कहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब ज़्यादा होगी उस कंडीशन को बोलते हैं एपहेलियन, एपहेलियन, ए मतलब ए से अवे, सॉरी तुम लोग का हिंदी वाला निकाल देते हैं, रुको एक सेकेंड, वेट वेट वेट, एपहेलियन, हाँ, एपहेलियन को बोलते हैं अपसौर,
और उपसौर होता है। अपसौर याद है, उपसौर तो खुद ही याद आ गया, ठीक है। तो अपसौर जो होता है, अपसौर किसे बोलते हैं? आ मीन्स अवे यानी दूर, ठीक है। तो जब दूर होगा तो वो अपसौर होगा, ठीक है। और जब पास होगा तो उपसौर होगा, याद रहेगा। अप मीन्स आ मतलब अवे, भागो, ठीक है, दूर। तो डिस्टेंस जब ज़्यादा होगी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तब कौन सी कंडीशन होगी? अपसौर या एपहेलियन। इंग्लिश वाले एपहेलियन, ए मीन्स अवे होता है, ए मीन्स एपहेलियन, याद रहेगा, ठीक। अब सेकेंड कंडीशन उपसौर कौन सी होती? जब पास होती, दोनों के बीच की डिस्टेंस जब पास होगी। ये डिस्टेंस हो गई नियरेस्ट, और ये कौन सी हो गई? ये नियरेस्ट हो गई और ये दूर वाली हो गई। तो इसको, इस कंडीशन को हमने क्या बोला अभी? और ये कब होगा? डेट? जब पृथ्वी निकल नहीं, डेट नहीं, नहीं नहीं नहीं। जब पास होगी तो जनवरी की 3rd ऑफ जून को होगी ये कंडीशन, और जब दूर होगी तब कब होगी? 4th जुलाई को ये कंडीशन होगी। अब सुनो, अब आगे सुनो। 3rd जनवरी, यहाँ पे पास वाले में 3rd जनवरी है, और इसमें क्या दूर वाले में? 4th जुलाई। दूर वाली क्या कंडीशन बताई? एपहेलियन और अपसौर। और ये कंडीशन क्या बताई हमने? पेरिहेलियन और उपसौर। ठीक, दो चीजें, पहले तो ये डेट याद हो गई और ये पता चल गया कौन सी दूरी मतलब निकट कौन सी रहेगी और दूरस्थ कौन सी रहेगी, ठीक है। अब हाँ, अब देखो एक चीज़ गौर करो तुम, ये पास है बट कब हो रही है? 3rd जनवरी को। 3rd जनवरी में हमारे यहाँ क्या होता है? ठंडी होती है। अब ये पास है तो सोलर एनर्जी तो ज़्यादा रिसीव कर रहा होगा ना, इंसोलेशन ज़्यादा आ रहा होगा, तो गर्मी होना चाहिए फिर तो। कि सर्दी में कैसे आ रहा है? ये तो बड़ी ख़राब बात हो गई। तो क्या मतलब इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? तुम लोग बताओ सोचकर। हाँ नहीं, देखो सबसे पहली चीज़ सर्दी है। सर्दी हमारे यहाँ, सर्दी का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है, ठीक। तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी रेस पड़ रही होंगी, वर्टिकल रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यानी मकर रेखा पर पड़ रही होंगी, करेक्ट बात। इतनी बात क्लियर है। अब अगर सुनो, अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, भाई डिस्टेंस तो वहाँ पास दिखा रहा है, मतलब अर्थ जो है वहाँ पे डिस्टेंस पास दिखा रहा है 3rd जनवरी को, वहाँ पे तो सर्दी है। तो क्या कंडीशन होती? यानी बाकी सर्दियों वाले जो डेज होंगे उनके कंपेयर में 7% कम सर्दी होगी, यानी थोड़ा गर्मी का इफेक्ट रहेगा, 7% कम होगी। याद हुआ? कुछ समझ आया? हाँ बिल्कुल रिपीट करें। हाँ बोलो बोलो, फिर से रिपीट करें, फिर बताना है ना। फिर जब तक क्लियर ना हो जाए जब तक हम बता सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। 3rd जनवरी सर्दी, हम अपनी ही बात करें, हमें सदर्न हेमिस्फीयर में जाने नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही वाइस वर्सा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी उसकी कंडीशन, है ना। हम है 3 जनवरी, हमारे यहाँ बहुत सर्दी है, बट बाकी दिनों के कंपेयर में, यानी 3rd जनवरी को अगर नियरेस्ट है, 3rd जनवरी को ही अब वो उपसौर हो रहा है ना, तो उस दिन के कंपेयर में 4 जनवरी हो, 2 जनवरी हो, 1 जनवरी हो, दिसंबर हो, सर्दी तो तब भी रहेगी ना। ये सब डेज के कंपेयर में 7% कम होगी सर्दी उस दिन, 3 जनवरी को। समझ आ गई बात? अच्छे से क्लियर हो गया। और यही सेम काम 4 जुलाई को होगा। जुलाई में क्या होती? गर्मी होती है, तो 7% ज़्यादा होगी, मोर इंटेंस हीट होगी, यानी ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक, क्योंकि दूर है। दूर नहीं, सुनो दूर है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पहले हम एक एक हेमिस्फीयर की बात करते हैं। कहाँ चला गया यार? ये तो पेज कहाँ से, नेक्स्ट कहाँ से ले? हाँ ये है, तो हाँ ठीक।
क्या बोला, हाँ ठीक है। हम्म? अच्छा एक चीज़ पूछे, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। करेक्ट, 6 ज़ीरो होते हैं, है ना। 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं, ये याद रखना। 1 लाख में 5 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। और करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये हो गई इसकी। और एवरेज कितनी थी? 149 थी, याद है? एवरेज वाली भी लिख दे रहे हैं, रुको। एवरेज मतलब औसत दूरी, ठीक है। औसत दूरी ठीक है, ऑर्बिट हो गया। अब देखो ये तो एवरेज है, ये तो बात समझ ही आ गई तुमको। यहाँ पर ये जो है, ये है कौन सी पोजीशन है ये? सही से बताओ। ओफो, ये है, हाँ ये है, हाँ घोड़े का निशान। सुनो, 147 क्या हो गया? ये पास है। पास मतलब पी फॉर पास हुआ, पी फॉर पेरिहिलियन हुआ, एपेलियन नहीं, ठीक है। और ऊ होगा उपसौर, उपसौर ठीक है। और यहाँ पर अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहीं पे लिख रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? यानी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? बताओ, जो बताया वो बताओ क्या होगा जब ये कंडीशन होगी? 7% लेस, गर्मी हो जाएगी, हीट हो जाएगी। यानी 7% कम सर्दी होगी, है ना। 7% लेस हीट होगी। अरे मतलब, हाँ रुको, समझ गए तुम लोग की बात, समझ गए हो क्या होगा यहाँ पर। अच्छा मतलब कोल्डनेस, ठीक है। 7% लेस कोल्ड होगा यहाँ पर बाकी की कंपेयर में। इस कंडीशन की ही अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। इसकी दूसरी कंडीशन सदर्न हेमिस्फीयर, 7% मोर इंटेंस हीट होगी, क्योंकि वहाँ गर्मी हो रही होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहीं पर ही तो मकर रेखा पर ही लंबवत किरणें पड़ रही होंगी, ठीक है। लिख लो ये सब, थोड़ा स्ट्रक्चर कर लो, अच्छा रहेगा। कुछ नहीं, अगर मटेरियल होगा तो घर जाके बस यही सिर्फ स्ट्रक्चर से ही तुम्हें आधी चीज़ें सब याद हो जाएगा कि हाँ ये था एक पेज वाला, ठीक है। अब इस पर आते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। जब अर्थ पास में, देखो 147 नियरेस्ट, पी फॉर पास, पी फॉर पेरिहिलियन, उपसौर हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। 147 किलोमीटर होगी डिस्टेंस, ठीक है। और कब होगी? 3 जैन को होगी। और 4 जुलाई को क्या होगी? दूर होगी। सही तो है, करेक्ट। अब ये कब होगी? 4 जुलाई को होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? बताओ, सोच के बताओ। मैम बाकी डेज के कंपैरिजन में उस दिन की गर्मी थोड़ी कम होगी।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी हमारे यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे क्यों लिखे हैं हमने, और यहाँ पर क्या होगा, सोच के बताओ। ठंडी ज़्यादा होगी क्योंकि हम लोग तो, हमारे यहाँ गर्मी होगी, इनके यहाँ सर्दी होगी। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर कर लो तुम लोग कॉपी में एक साथ पूरा बनाओ। अब सॉरी, हाँ ये लिख दें यहाँ पर, अब सो। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई कि इंसोलेशन 7% कम रिसीव करेगा। ठीक है, याद हो रहा है, समझ आ रही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? हेमिस्फीयर में जो नीचे लिखा है आपने 7% मोर इंटेंस। हाँ, क्योंकि ये जनवरी वाला है ना, तो हमारे यहाँ, इनके यहाँ तो गर्मी होगी ना। हाँ चेक कर लो, ये हमारे यहाँ गर्मी होगी, इनके यहाँ कोल्डनेस होगी। ठीक है ना। तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से तब भी देख लो, क्योंकि कभी कभी लिखने में हो सकती है मिस्टेक, कोई वो नहीं है। हो गया सबका? अच्छा, तुम तो कल थे नहीं, तो तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? ये समझ में आ गया ना। बस ये अच्छी बात है कि अभी आज का क्लियर हो गया ना। ठीक है, टूटा ही फूटा सही, बस जो है वो तो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, समर सॉल्स्टिस कौन सी डेट को होता है? मतलब एक मिनट, सॉल्स्टिस को क्या बोलते हैं यार, हम कर रहे हैं, तुम लोग करो। कौन सी जून है? डेट बताओ, डेट। 22 तो नहीं है? डेट का भी फर्क पड़ता है, कभी कभी डेट ऑन 21 जून ऐसे आता है क्वेश्चन कभी कभी। ग्रीष्म संक्रांति, हाँ ग्रीष्म संक्रांति, समर सोल्स्टिस मतलब ग्रीष्म, लिख लो अब। ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति। अच्छा, तुम लोगों ने पहले लिखा होगा ना, उसमें लिख लेना। और विंटर का, हाँ एनाथ, संक्रांति तो है लेकिन मेन वर्ड एनाथ है, मैं लिख दे रही हूँ लाइक दिस। जो बुक में मिलेगा ना वो एनाथ मिलेगा तुमको, एनाथ। ठीक है, तुम लोग भी लिख रहे हो? तीसरी आंख। और हाँ, ये वाला भी देख लेते हैं। शीतकालीन एनाथ लिख लेना वर्ड, भाई लिख दे रहे हैं इसीलिए अब हम। शीतकालीन एनाथ। ठीक। और 22 दिसंबर को क्या होता है? विंटर सॉल्स्टिस और शीतकालीन एनाथ। अच्छा, 22 है कि 21 दिसंबर?
23rd में लग रहा है। नहीं मैम 22 है मैम, कंफर्म है ये तो। 22, हाँ याद रखना डेट का बहुत बड़ा इशू, क्योंकि सब में तो एक एक का फ़र्क है। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च है कि 23 मार्च है? 3 मार्च 23 मार्च को 21 मार्च है 21 और मार्च है, 23 सितंबर 23, हाँ सितंबर 23 है, याद रहेगा। 23 सितंबर है यानी 23 सितंबर है, 21 मार्च है, 21 जून है, 21 दो है, एक 22 है, एक 23 है, याद रहेगा। 22 दिसंबर है, ठीक है ना, बस। और ये याद हो गया, काफ़ी कुछ याद हो गया होगा ना तुम लोग को। वैसे अगर थोड़ा सा खुद भी पढ़ के आओगे ना तो और अच्छे से मतलब प्रिपेयर होता जाएगा साथ में, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को। अब 4th पॉइंट क्या था बेटा? सन स्पॉट। हाँ, सन स्पॉट यही था, काल सौर धब्बे, ठीक है ना। सौर धब्बे क्या होते हैं? ही मत करो, सौर धब्बे क्या होते हैं? हाँ बताओ। सूर्य की सतह पे जो क्या कहते हैं, जहाँ पे कोल्ड एरिया, मतलब कि जहाँ पे उतना रिएक्शन नहीं हो रहा है, का बाकी जगह के कंपैरिजन में कम हीट जनरेट हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसी ने पढ़ा है? वो कृष्णिका, कृष्णिका समझ गए ना, जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है सब। हाँ, ब्लैक कृष्णिका से पहले एक वर्ड है, नहीं याद आ रहा है हमको। से तो ये सब गायब है ना, मतलब कि तो वो तो एब्जॉर्ब कर रहा होता है ज़्यादा, मतलब वो तो अवशोषित करता है ना। ब्लैक बॉडी क्या करती है? हीट को अवशोषित करती है हमेशा। तो कोल्ड कैसे होता है? और हीट भी ज़्यादा रेडिएट करता है। हाउ, कैसे होता है? दिमाग लगाओ तो बताओ। सौर धब्बे क्या होता है बेसिकली? नाम बता दो भाई तुम लोग थोड़ा सा अपना अपना। हाँ नहीं, नाम। अवनेश, अवदेश, ठीक है। तुम्हारा? बीनू, ठीक है। आकांक्षा, अच्छा। और तुम लोग? अतुल, याद नहीं रहेगा हालांकि, लेकिन हाँ फिर भी। आविष्कार, सही में तब तो सही है, तुम बढ़िया यहाँ इन्वेंशन करते रहो। हाँ? निखिल, निखिल, अवदेश, आविष्कार, अतुल, याद हो गया। अलीशा, तुम्हारा भूल गए, तुम्हारा भी भूल गए। तुम्हारा आकांक्षा, तुम्हारा बीनू। तुम बता दो फिर से। अमरा। अमरा, जिज्ञासु, हाँ, क्या बात है, एक बढ़िया नाम है तुम लोग के। जिज्ञासु। तो सन स्पॉट क्या होता है बेसिकली? धब्बा होता है एक तरह का, सूर्य धब्बा, धब्बा। तो वो तो तुम्हारी बात तो सही है, देखो कोल्ड होता है एरिया, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। और कोल्ड के साथ साथ डार्क एरिया होता है, डार्क एरिया होता है। बट वो हीट एनर्जी जो होती है वो रेडिएट ज़्यादा करता है कि कम करता है? मतलब जो विकिरण होती है, जो भी एनर्जी निकालेगा, जो भी ऊर्जा दे निकालेगा, वो कैसी होती है? ज़्यादा होगी कि कम करेगा? तुम बताओ अवदेश, देख के ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। कम निकालेगा। काली धब्बा एक तरह से हुआ, वो सौर धब्बा हो, काले ब्लैक ही तो होता है रीजन। सब अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है तो क्या करेगा? हीट तो निकालेगा ना। कम निकालेगा ना, ज़्यादा थोड़ी निकालेगा। बड़ा पॉइंट है, अंदर ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, बाहर कम निकालेगा। लेकिन निकालेगा भी तो नहीं तो निकालेगा। कम निकालेगा ना, ज़्यादा थोड़ी। जब बहुत ज़्यादा हीट होगा तो नहीं निकालेगा। अच्छा चलो चलो कोई नहीं। सन स्पॉट बहुत ज़्यादा मतलब पहले काला धब्बा समझ लो क्या है। क्या बताया तुमने, तुम ही एक्सप्लेन करो बीनू। ये सूरज की सतह पर क्या कहते हैं, एक ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो डार्क वो होते हैं, जहाँ पे रिएक्शंस कम होते हैं, यानी कि रिएक्शन कम होंगे तो जिसकी वजह से लाइट भी उतना ज़्यादा वो इमर्ज नहीं हो रही है वहाँ से, और रेज भी तो वहाँ से रेज नहीं आ रहे हैं, तो वो ठंडी सतह है। जब रिएक्शन कम होंगे तो वहाँ पे वो हीटनेस मतलब कि वो कम होगी, तो जिसकी वजह से कूल एरिया होगा, थोड़ा सा कूल एरिया होगा, बाकी अराउंड सरफेस के अकॉर्डिंग, बाकी कंपेयर के। अच्छा ये होते कहाँ पर है? मतलब सूर्य में कहाँ पे? फोटोस्फीयर, जो बाहर का एरिया होता है ना, फोटोस्फीयर को
क्या बोलेंगे, प्रकाश मंडल, बहुत सही कभी कभी वर्ड आ जाता है। प्रकाश मंडल जो होता है ना, जैसे सूर्य होता है, देखो अब इसके आगे कभी तुम लोग को थोड़ा बताएंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लो। जैसे ये सन है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये खूब हीट निकल रही है, रेडिएट कर रही होगी एनर्जी, है ना निखिल, लुक एट हियर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। और इसी में क्या होते हैं, सन स्पॉट इसी में होते हैं। ठीक है, अच्छा अब सन स्पॉट्स यहाँ पर होते हैं, तो अब सुनो, ये इसका एक साइकिल होता है 11 इयर्स का, जब बहुत ज़्यादा सन स्पॉट बनते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सन स्पॉट होते हैं तो वो ज़्यादा हीट रेडिएट करता है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सन स्पॉट होंगे तो ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा, यानी ज़्यादा ऊर्जा निकालेगा, ठीक है, जब ज़्यादा ऊर्जा निकालेगा तो उस साल गर्मी क्या होगी, इंसोलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो अर्थ रिसीव करेगी इंसोलेशन सूर्य तक वो ज़्यादा हो जाएगा, यही होगा ना। तो ये इफेक्ट पड़ता है 11 इयर्स के बाद, आफ्टर 11 इयर्स पे ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, आफ्टर 11 इयर्स, यानी 11 साल के बाद या 11 साल के पश्चात क्या होता है, सन स्पॉट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा होते हैं तो उतनी ही ज़्यादा हीट रेडिएट करते हैं, और जब मोर हीट रेडिएट करेगा यानी इंक्रीज हो जाएगी, तो एनर्जी भी तो इंक्रीज होगी, तो फिर इंसोलेशन भी तो इंक्रीज होगा, सूर्य तब भी तो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया ये वाला भी पॉइंट। अच्छी बात यह कि तुम लोग को याद भी होता जा रहा है ना, मतलब ज़्यादा रिवीजन की नहीं जरूरत। जब भी हमने कहा कि अगर अभी इस टाइम पर अगर डेली अच्छे से पढ़ते चलोगे ना, तो सब अपने आप कब तैयार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और सिर्फ मुश्किल से तुम्हें यहाँ क्लास के बाद 1.5 घंटा या 1 घंटा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी घर पर ज्योग्राफी, बस सब तैयार होता चलेगा। जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहना आराम से। हाँ, अगर तुम्हें खुद की मेहनत करनी है तो उसमें तुम ये करना कि जाके नोट्स वोट्स बना लिए, थोड़ा और कंटेंट ऐड कर लिया। अच्छा, और जिसको बिल्कुल नहीं आता ज्योग्राफी, बिल्कुल नहीं आता, किसी कोई है, सभी हैं, तो सीरियस बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल नहीं आता मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा, अरे बिल्कुल नहीं जानते, लगता है बस स्टार्टिंग से हम पढ़ें, वैसी वाली फीलिंग आ रही है किसी को? सबको आ रही है? तुमको आ रही है? तुमको, तुम्हें ठीक ठाक आ रही है? आ रही है स्टार्टिंग से एकदम इनिशियल वाला, ठीक है, तुमको तो ठीक ठाक है, तुम्हारा भी ठीक ही ठाक है, नहीं है? तो तुम लोग एक काम करना, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, हम न्यू नहीं रेफ़र करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, फ़ोटो कॉपी वाली आती है 6th 7th 8th की, सबसे पहले वो पढ़ लो। किसी का अगर बिल्कुल ज़ीरो लेवल है ज्योग्राफी में, पहले 6th 7th 8th की पढ़ लो, बाकी जो यहाँ क्लासेस चलेंगी वो चलती रहेंगी, उस पर नोट्स बनाते रहना। उसके बाद 6th 7th 8th के बाद सीधे 11th की पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पे जाना। बस समझो तुमने 6th 7th 8th और उसके बाद 11th पढ़ ली, बस काम ख़त्म। तो इतना ज़्यादा उसमें बेसिक दिया हुआ, और न्यू वाली नहीं, ओल्ड वाली ले कर आओ ढूंढ कर, मिलती मतलब रेयर है लेकिन मिल जाए, है वो बढ़िया है बुक, बहुत मतलब बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। और 6 में क्या दिया है तुम्हें, जियोमॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग दिया होगा, ठीक है, और 7th क्लास में तुमको क्लाइमेटोलॉजी, वायुमंडल, और वो नहीं वो ओशनोग्राफी, वो उसको क्या बोलते हैं, अल्लाह उसको क्या बोलते हैं, अभी तो याद था हमको, विद इन सेकेंड भूल गए। अच्छा, मतलब क्लाइमेटोलॉजी रहेगा और ओशनोग्राफी, यानी ओशन के अंदर की पूरी टोपोग्राफी, सैलिनिटी मतलब कि लवणता, और ये सब उसमें बेसिक बताया गया, बहुत बेसिक, तो वो पढ़ लेना, सबसे पहले वो पढ़ डालो, सबसे पहले, मतलब एक क्राइटेरिया कि 10 दिन में हमें ख़त्म करना, बस ख़त्म करके रख दो और क्लासेस करते रहो, बस रिवीजन चलता रहो। और सबको चाहिए कि सब नोट्स बनाना, अपने नोट्स होना चाहिए,
ये अभी से ये गांठ बांध लो, ये नहीं कि हम बस बुक से पढ़ लेंगे, बुक से रिवाइज हो जाएगा, नहीं। जब आप 1-2 दिन पहले बैठते हो ना, ये वाली फीलिंग आती है, अरे यार इतना साफ दिख रहा है, और सब लगेगा सब कुछ पढ़ लो। उस दिन और ज़्यादा, क्योंकि डर होता है मन में, तो और ज़्यादा लगता है कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ होती है। हाँ, और उसमें अब फिर 2-3 पेज में तो खुद ही उलझ जाएंगे, उसके बाद फिर लीजिए, अब डर बैठ गया तो फिर काम ख़त्म, कैसे पेपर होगा। तो इसलिए सब लोग अपने अपने नोट्स बना लेना, ठीक है ना। ज्योग्राफी के अपने एनसीईआरटी से पढ़ना, नोट्स बनाना, यहाँ के नोट्स उसमें ऐड करना, और अगर तुम लोग कुछ गूगल की हेल्प ले पाओ, कहीं और से मटेरियल ऐड कर पाओ तो कर लो। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, एकदम, ठीक है ना। शुरू से ही ये चीज़ रखना, स्टार्टिंग से। सन स्पॉट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट क्या था, जो फैक्टर था, फिफ्थ फैक्टर क्या था, इफेक्ट्स ऑफ द, देखो क्या है इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये अभी बाद में बताएंगे, हाँ, क्योंकि ये जब वो पढ़ाएंगे ना इंसुलेशन का जो पूरा इनिशियल वाला, वो तब बताएंगे। इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब जो इनकमिंग, देखो एक चीज़ समझो पहले कि इंसुलेशन जो वर्ड बना है ना, इंसुलेशन इनकमिंग यानी आने वाली, इनकमिंग मतलब आने वाली, सोलर यानी सूर से आ रही होगी, रेडिएशन मतलब एनर्जी जो भी निकल रही होगी, ऊर्जा निकल रही होगी, है ना, विकिरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित सौर विकिरण, यही बोलते हैं ना निखिल। ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान दो, ठीक है ना, इंसुलेशन बन गया। ठीक है, आपतित सौर विकिरण याद रहेगा। सूर्य तप, सूर्य तप, तप मतलब यहाँ से ले लेना, तप, तप मतलब टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज़ याद है, टेम्परेचर और मतलब हाँ, इंसुलेशन में क्या डिफरेंस होगा। तापमान में सौर तापमान, हाँ, मतलब इंसुलेशन तो हो गया, वो रिसीव एनर्जी हो गई। टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर एक चीज़ की हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिफाइन करती है, कि वो डिग्री ऑफ, कि मतलब कितना कोल्ड है, कितना हॉट है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वो हो गया टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ द, हाँ अब देखो, अब जब ये नेक्स्ट पे बताते हैं, रुक जाए एक मिनट। हाँ, फिफ्थ पॉइंट क्या था, इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, बोला ना करो, पता है ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है मुझे, मतलब बाद में बातें कर लो सुकून से, बहुत अर्जेंट है तो कर लो, मतलब ऐसी भी नहीं है दिक्कत, मतलब लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो टीचर को थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा होता है ना, ये चीज़ समझा करो तुम लोग भी, कि बोल रहे हैं, मतलब आवाज़ें आ रही पीछे से, टीचर घूमा नहीं शुरू हो गया, कच 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 है ना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो सबसे बड़ी चीज़, एक मिनट पहले रुको। इंसुलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आ रही है, वो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी। ठीक है, पहले सुन लो, जो भी एनर्जी हमारी आ रही है सूर्य से निकल के, जो भी एनर्जी आ रही है, वो कुछ पार्ट क्या करेगी, अवशोषित करेगी, कुछ पार्ट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, परावर्तित करेगी। परावर्तित, हाँ। और थर्ड पॉइंट स्कैटरिंग यानी वो विकिरण करेगी, फैलेगी। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब फैलना, विकिरण करेगी, है ना, यही है ना वर्ड। ठीक, गुड। तो अब सुनो भाई, एब्जॉर्ब कुछ करेगी, तो जब अर्थ पर आ रही, बीच में क्या आ रहा है, पहले रुक जाओ एक सेकंड, हम लिख दें, इसमें फिर बताते हैं।
अपन स्कैटरिंग। इसका एक बार देख भी लेना तुम लोग, शायद अलग वर्ड हो, नहीं तो कल परसों हम चेंज कर देंगे जो भी होगा पर। ठीक, अब देखो ये है हमारा सन, ये सब क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या है ये? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है हमने बताया था कंपोजिशन कल। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? गैसेस, वाटर वेपर और पार्टिकुलेट मैटर, यानी गैसेस। ठीक है, फिर वाटर वेपर को क्या कहेंगे? जलवाष्प। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पार्टिकुलेट मैटर को क्या कहेंगे? धूल मिट्टी के कण। ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर हो गया। अब जैसे लेयर्स बताई थी, याद है? पहली लेयर्स कौन सी थी? अतुल, फोकस। फर्स्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। सेकंड क्या थी? समताप मंडल। लेयर्स का मतलब समझ रही हो ना? ठीक है, समताप मंडल। थर्ड मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल, उसी में थर्मोस्फेयर और वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, ट्रोपो हो गई, स्ट्रेटो हो गई, थर्ड मीजो एंड एक्सो। तो ये जो चल रहा है ना एटमॉस्फेयर का, ये भी तो कुछ अवशोषित करेगा, खाली यहीं पर तो आके अवशोषित करेगा नहीं। तो ये जो बीच में, ये भी तो रोक लेंगे एनर्जी को, इंसुलेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हाँ, ये तो गैसेस, रुक जाओ। अब तुम एक चीज़ नोट करो, दो चैप्टर एक साथ आ गए एक डायग्राम में। लेयर्स आ गए, कॉम्पोजिशन आ गया शॉर्ट में, है ना। अब यहाँ पर रुको, दूसरा कलर लेते हैं। ओह सॉरी, वाइट और येलो कह रहे थे ना। डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होंगे, है ना। क्लाउड्स होंगे, होंगे क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, क्लाउड्स होंगे। और क्या होता है? क्लाउड्स वही जलवाष्प ही हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह उसमें आ जाती है ना सब। अब जब ये आएगी, क्या टकराएगी? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, कुछ एब्जॉर्ब भी करेगी। ठीक है, ये क्लाउड की बात करी, ये आई, इनसे टकरा गई डस्ट पार्टिकल से, इन्होंने क्या किया? स्कैटर्ड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, बहुत ही माइनर पॉइंट है, जब जो डायमीटर होगी ना डस्ट पार्टिकल्स की भी तो अपनी डायमीटर होती है। डायमीटर किसकी होती है? जो भी सर्कुलर चीज़ होगी उसकी डायमीटर होगी, या एलिप्टिकल भी होगी तब भी डायमीटर तो होगी ना। डायमीटर का मतलब एक डिस्टेंस जो बीच की होती है। ठीक है, तो वो जो डायमीटर होगी। अच्छा, एक और बात, वेवलेंथ भी तो होती है। रेस की क्या होती है? वेवलेंथ भी तो होती है। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य, है ना। तरंग दैर्ध्य किसे बोलते हैं? मतलब तरंगों की लंबाई, यानी कितनी लंबी है। अच्छा, तरंगे क्या होती हैं? भाई हर चीज़ तो तरंगे होती है। वेव्स क्या होती हैं? जैसे पानी में वेव्स होती हैं, एयर में वेव्स होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो तरंगे, तो उनकी भी तो एक अपनी चाल होगी ना चलने की, है ना। वो भी तो अपने आप मतलब कुछ ना कुछ चाल से चल रहे होंगे ना। कोई तेज़ चल रहा होगा, कोई धीरे चल रहा होगा। तो किसकी कितनी लेंथ है? वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की भी तो अपनी होगी वेवलेंथ। जो सौर किरणें आ रही हैं उनकी भी तो अपनी वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य होगी। उनकी ज़्यादा होती है कि कम होती है? जो सोलर रेडिएशन आ रही उनकी कम होगी तरंग दैर्ध्य कि ज़्यादा होगी? नहीं, कम होगी बेटा। शॉर्ट वेवलेंथ सुना होगा, शॉर्ट वेवलेंथ कम होगी। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ से चलती है तो यहाँ फौरन आ जाती है ना।
ये तो है नहीं, वहाँ से सूर्य की रोशनी जब सूर्य निकला फिर 3-4 घंटे बाद यहाँ आ रही है मटक कर, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, ऐसा होता है नहीं होता है ना। तो इसका ये एग्जाम्पल है सबसे बड़ा कि शॉर्ट वेवलेंथ है, वहाँ से चलते ही यहाँ मौजूद हो जाती है, विद इन सेकेंड 8 मिनट की डिस्टेंस बताइए उसमें, है ना। तो वहाँ से ये नहीं 4-5 घंटे में आराम आराम से धीरे धीरे चले जा रहे हैं वापस, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो वेव जल्दी चलती है उसकी वेवलेंथ का मतलब शॉर्ट वेवलेंथ है, और उसको अगर फिजिक्स में बनाया जाए तो उसको ऐसे बनाया जाता है, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। जब हम लोग चलते हैं वहाँ भागम दौड़ी मचा देते हैं, तो वेव्स की जो बीच की डिस्टेंस हम लोग के कदम की होगी, नोटिस करना वो कितनी कम होगी, छोटे छोटे भागते चले जा रहे हैं। और जब आराम आराम चलेंगे वहाँ लंबे लंबे कदम लेके चल रहे हैं, तो वो जो लंबे कदम है ना उसी को समझो कि ये वेव है। ये शॉर्ट वेव लेंथ हो गई, शॉर्ट वेव लेंथ, ठीक है। शॉर्ट क्या वो बेटे लाल, ये हो गई लॉन्ग वेव लेंथ, ये इधर देखो ये हो गई लॉन्ग वेव लेंथ, ऐसा ही होता है। बात समझ में वेव लेंथ, अच्छा उफ। हाँ कर लो सब थोड़ा सा, ज़्यादा सर्दी लग रही है तुम लोग को तो आगे आ जाओ ना, सर्दी का है मुँह पर बैठे तो लगेगी, जाहिर है ना, थोड़ा आगे आ जाओ चाहो तो। ये तो बात सही है, ठीक है चलो। अच्छा एक और बताओ, फ्रीक्वेंसी भी तो कोई चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, आवृत्ति, आवृत्ति होती है। देखो एक चीज़ समझ लो, जो भी चीज़ वेव होगी, सुन लो बेटा, जहाँ तरंगे होंगी वहाँ आवृत्ति होगी, वहाँ पर आवर्तकाल होगा, वहाँ पर तरंग दैर्घ्य होगी, हो गया। अब सुनो हम बता रहे, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी और टाइम पीरियड ऑफ वेव सुना होगा। ये बताओ साइंस स्टूडेंट कौन है, तुम हो शायद, और तुम भी हो, और नहीं कोई साइंस स्टूडेंट, ठीक है। हाँ इंटर तक ही बात कर रहे हैं, इंटर तक ही बात कर रहे हैं, उसके बाद की नहीं। इंटर तक भी बहुत है तो अच्छा खासा पढ़ा दिया जाता है। 10th तक तो हालांकि फिर भी नहीं याद नहीं रहता है 10th वाले को, लेकिन 12th वाले को याद रहता है, इतना ज़्यादा ठूस देते हैं कि वो लंबे समय तक चलता रहता है। हाँ वो नहीं एनर्जी निकाल के जुगाली जो करते हैं वो वाला हाल होता है, ठीक है। तो हम हाँ तो हमने क्या बताया, तरंगे होंगी, वेव्स होंगी तो क्या होगा, वेवलेंथ होगी, आवृत्ति होगी मतलब फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी चीज़ फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी चीज़ की हम फ्रीक्वेंसी बताएंगे, यानी बारंबारता, कितनी बार जल्दी जल्दी कवर कर रही है ना। तो अब देखो, हाँ अब देखो ये देखो, शॉर्ट वेवलेंथ है, कितनी जल्दी जल्दी चल रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, याद रहेगी इतनी बात। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखो ये क्या हो गई, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या हो गई, लॉन्ग वेवलेंथ, आराम आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, मटकते हुए है ना एकदम बढ़िया, हौले हौले। तो ये हो गई लॉन्ग वेवलेंथ। अब देखो शॉर्ट वेवलेंथ हो गई, तो शॉर्ट वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी, ये बात समझ में आ गई तुम लोग को कि फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट वेवलेंथ है तो ज़्यादा कैसे है, नहीं देखो जो साइकिल जो आ रहे हैं ना, साइकिल इधर देखो, इधर मतलब जैसे कहा जाता है ना। अच्छा अब देखो साइकिल भी समझ लो, हाँ देखो जैसे कोई भी वेव हुई तो यहाँ से स्टार्ट हुई, यूँ चली, ऐसे चली और यहाँ पर, तो जब दोबारा यहाँ पर आई, समझ रहे हो कि नहीं मैं बताऊँ, कम समय में चलेगी। नो देखो साइकिल पहले समझो क्या होता है, तभी फ्रीक्वेंसी, यहाँ से चली, आई और दोबारा यहाँ पर आ गई, ये एक साइकिल हो गया, ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, एक बार का राउंड। झूला झूला है, जहाँ से स्टार्ट, ये कॉमेडी की बात नहीं है, हंसो मतलब इतना ज़्यादा हंसो कि लगे बिल्कुल वो
मतलब शो चल रहा है, ठीक है। यहाँ से झूला झूलना स्टार्ट होता है, इधर गए पीछे आते हैं पहले, हाँ ऐसे आते हैं, फिर ऐसे जाते हो, फिर वापस आते हैं, तभी तो एक साइकिल कहोगे कि एक राउंड किया हमने। एक राउंड कब कहोगे? जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके ख़त्म हुआ, वही एक राउंड होगा तुम्हारा। तो उसी को बोलते हैं वन साइकिल। वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, यानी कितना समय लग रहा है, वो आवर्त काल हो गया, ठीक है। कितनी बार वो उतने में घूम रहा है एक टाइम पे, यानी एक मिनट के टाइम पे, कोई भी यूनिट टाइम में कितनी बार वो साइकिल पूरा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या होगी? तरंग दैर्ध्य। क्या होता है वो? उसकी कितनी डिस्टेंस रही, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। क्लियर हो गया? वन साइकिल चारों चीजें बता दी हमने उसमें, ठीक। अब सुनो, अब जो डायमीटर पे आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पढ़ते हैं? पार्टिकल्स की डायमीटर पे थे, 10 पार्टिकल्स की। तो जो डायमीटर होगी ना, अगर वो शॉर्ट उसकी वेव, अच्छा हाँ ये बता रहे थे, जो उसकी डिस्टेंस होगी वो अगर ज़्यादा होगी, किससे? जो शॉर्ट वेवलेंथ आ रही हैं इनसे, अगर ज़्यादा होगी तो बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, हाँ। और अगर कम होगी उसकी डिस्टेंस तो क्या करेगी? स्कैटरिंग करेगी। एक मिनट देख लें, उल्टा तो नहीं बोल दिया हमने? सही बोल रहे हैं ना? हाँ, व्हेन द डायमीटर, जब डायमीटर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। 10 पार्टिकल है ये, 10 पार्टिकल है, इसकी डायमीटर क्या होगी? अगर लॉन्ग होगी, किससे? लॉन्गर देन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है उसकी वेवलेंथ से। इतने पार्टिकल्स होते हैं, बात समझ रहे हो ना तुम लोग? कैच कर पा रहे हो ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। लॉन्गर देन इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देख लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन ना कर दूँ मैं। कहाँ गई? खो गया। ठीक है। देन द वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अभी हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन था? यानी इसकी डायमीटर क्या होगी बेटा? हिंदी वाले सुन लो, इसकी डायमीटर अगर ज़्यादा होगी इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ से, तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर ये आई, अगर इसकी डायमीटर ज़्यादा है तो क्या करा हमने? रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया, ले जाओ बेटा तुम्हें, है ना, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डायमीटर अगर छोटी होगी, डायमीटर शॉर्टर, ब्लू स्काई क्यों दिखता है? है बेटा? हाँ, क्यों दिखता है? नीला आसमान क्यों दिखता है? ड्यू टू पानी ज़्यादा होने के कारण इसलिए ब्लू दिखता है। अच्छा, रिफ्लेक्ट करता है, ये मतलब। तुम बताओ। लो रिमोट दे दो हमको, रिमोट हमें दे दो। लो। सर्दी लग रही, गर्मी लग रही है?
नहीं, उसको पहले तो 27 मैम उसको सिर्फ वो जो विंग इधर उधर हो रही है उसको स्टेबल कर दीजिए बस। नहीं स्ट्रेट नहीं, उधर आगे कर दीजिए। यही ट्रेन में खड़ी रहेंगी, मुझे नहीं गर्मी नहीं होगी। आप लोग कैसे कर दीजिए? ठीक है। ठीक है, अब सही है। जी मैं सबसे आगे जमीन में बैठ जाऊँ तो मैं ये पूरा मेरी तरफ है। अब सही है कि नहीं? अरे अब गलत है पूरा। हाँ उधर को करिए। तो उधर ही तो है, बस बस ठीक है। हम लोग भी तो हवा खाएं, तुम लोग मत। हाँ तो आप ही की तरफ कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ करिए। वही कह रहे हैं, ठीक है। और 27 पे कर दे रहे, 27 नहीं 26 ही रहना तो सही है, 26 सही है, ठीक है। संतुष्टि हो गई? हाँ बता दो ब्लू आसमान क्यों होता है, वापस आ जाओ। बहुत देर से झटके ले, तुम लोग भी कुछ बोलो, वहीं से चिल्लाओ। बताओ बताओ, कुछ है आइडिया? ये तो 10 12 का है, इवन 7th 8th में भी बता दिया जाता है, याद नहीं है बस तुम लोग को। स्कैटरिंग होता है, विकिरण करते हैं, यानी ब्लू वेवलेंथ होती है ना। देखो यहाँ पर ही हम एक और चीज़ थोड़ा बताए दे रहे हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बताए दे रहे हैं तुम लोग को सूर्य का प्रकाश जब थोड़ा आता सा। है, तो प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन सही वर्ड है जो विकिरण स्कैटरिंग होता का। है, जो आप बार-बार कहते हैं, हाँ वही प्रकीर्णन। हम तुमसे कह रहे थे, जब कोई प्रकीर्णन- और दूसरा वर्ड जब है, प्रकीर्णन लग होता रहा था है, मैं। तो उसी की वजह से बादल प्रकीर्णन की दिखाई वजह से देता होते हैं। तो प्रकीर्णन कैसे होता है? वो ब्लू एक लाइट reflex- पर, हाँ। ब्लू जो वेवलेंथ होती है उस पर क्या होता है, वो वाली ज़्यादा स्कैटर्ड करती है ना, फैलती है। हाँ प्रकीर्ण करती है, यूँ बोलेंगे प्रकीर्ण करती है। तो बाद में, ठीक है। हाँ समझ आ गई ना, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमने क्या क्या बताया? इंसुलेशन का इफेक्ट था ना, इंसुलेशन पढ़ रहे थे मेन टॉपिक। उसके फैक्टर में कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे? इफेक्ट्स ऑफ द इंसुलेशन, वो सॉरी एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का प्रभाव। तो वायुमंडल का भी तो प्रभाव रहता होगा, तभी तो एनर्जी कम आती होगी भाई, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती होगी, एटमॉस्फेयर ही ले लेता होगा, तो अर्थ सरफेस तक तो कम रिसीव करता होगा ना एनर्जी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था? एब्जॉर्प्शन हो गया। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? परावर्तित हो जाती थी, जब टकरा के वापस चली जाएगी स्पेस में, तो वो भी एनर्जी लॉस हो गया, वो भी नहीं अर्थ सरफेस तक आ पाई, तो इंसुलेशन कम हुआ, सूर्य तप कम हुआ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या था? स्कैटरिंग, वो भी स्कैटर्ड हो गई, ठीक है ना, तब भी कम आई। अब तुम लोग सोचो सब तो एटमॉस्फेयर ले लिया, हमारे पास क्या आती होगी? आती है ना, बीच की बची हुई कणी होती है, वो आती है। आती है ना भाई, कुछ सीधी भी तो आती है ना। मान लो जो डस्ट पार्टिकल से नहीं टकराई, देखो जो डस्ट पार्टिकल से नहीं टकराई वो रिफ्लेक्शन नहीं किया उसने, स्कैटर्ड नहीं हुआ, तो यानी वो नीचे आ रही है, एब्जॉर्ब तो कर रहा है ना वो। अब तुम बताओ क्या कह रहे थे? वो कौन सी वाली? थोड़ा बैक कर लीजिए। हाँ बैक करे दे रहे हैं, ये वाला तो नहीं, ये वाला ये तो बता तो दिया था, साइकिल ये भी बता दिया, स्कैटर्ड डायमीटर। ये बेसिक है कि मतलब कब स्कैटर्ड कर रहा है, कब रिफ्लेक्शन कर रहा है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि उसकी डायमीटर अगर छोटी होगी। अब बताओ, बोलो बोलो। फिर से बता दें, अच्छा अच्छा रुको, और पीछे आ जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव किस पे पड़ने की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग किस पे पड़ने की बात कर रहे हैं? अर्थ के सरफेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से सूर्य तप कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, यही है ना मेन चीज़, समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब फर्स्ट पॉइंट इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन, इधर देखो बेटा, जब भी इंसुलेशन में इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक, जो आ रही है कुछ एब्जॉर्ब कर ले रही है, कुछ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा, कुछ अर्थ का सरफेस करेगा। भाई अर्थ पे भी तो, अब आगे की भी सुन लो। हाँ भाई जो आई अर्थ तक, अभी तक तो एटमॉस्फेयर का काम हो गया, अर्थ पे भी तो कुछ आ रही होंगी ना। तो अर्थ पे भी तो लैंड एरिया है, ओशन सरफेस है, तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा ओशन सरफेस में और कुछ क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा लैंड एरिया पर। भाई माउंटेन है, रेगिस्तान है, बहुत सारे, इस पर भी तो बहुत सारी टोपोग्राफी है, बहुत सारी स्थल आकृति है। हो गए, ठीक है। हाँ भैया पूछना पड़ता है क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब, तो अब ये बात समझ में आ गई, कुछ एटमॉस्फेयर ने ले लिया, फिर कुछ अर्थ सरफेस तक आई, तो वो हो गया सूर्य तप। तो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, कुछ स्कैटर्ड कर रहा होता है पार्ट।
तो इस तरह से डिफरेंस आएगा ना इंसुलेशन में, जो अर्थ के सरफेस पे जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, लैंड एरिया जल्दी करता है हीट, पता है ये बात। ओशन वाटर बॉडी कम करती है ना, जल राशि कम करती है, और लैंड एरिया ज़्यादा करता है, और रेडिएट भी ज़्यादा करता है। जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी जल्दी रेडिएट भी करेगा, है ना, लैंड एरिया। और वाटर क्या करता है, देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है, ठीक है ना। इसीलिए वो तुम देखना मुंबई के पास मतलब बिल्कुल बराबर बना रहता है तापमान, ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना बहुत ज़्यादा कम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओशन है, वाटर बॉडी है वहाँ पर। तो वाटर बॉडी की वजह से क्या होता है, ना टेम्परेचर एकदम हाई होता है ना टेम्परेचर एकदम कम होता है। इसीलिए ये सब देख रहे हो, ये देखो, ये लैंड लॉक्ड एरियाज हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और बहुत ज़्यादा रात में ठंडक भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। जो देखो, जो बॉडी लैंड एरिया होगा, लैंड का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, है ना, भूमि वाला जो भी एरिया होगा, सॉलिड मतलब वाटर बॉडी नहीं, ठीक है ना, वो सब लैंड एरिया हो गया जिस पे हम लोग रहते हैं, लोग रह रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं बेसिकली, ठीक। तो कुछ पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ इसीलिए जो है लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के बाहर और बाहर पेड़ लगाओ। पेड़ इससे क्या लगाओ, होता है कि उस सारा जो और पता है स्विमिंग पूल भी बनवाओ। जैसे मतलब किसी का बड़ा एरिया, मान लो थोड़ा छोटा भी है तो ना, तो क्या जा रहा है भाई, किसी का छोटा घर है, मान लो इतना अगर हमने बनवा लिया तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। छत है, रूफ है, ठीक है, रूफ पे आप मतलब पूरी रूफ है, आप इतना पूरा मिट्टी का वो बनवा लो, एक एरिया पे प्लांटिंग कर दो, बड़े बड़े पेड़ लगाओ। तो जितनी आप रिमूव कर रहे हो ना अपने घरों से, एसी से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हो ना, उतना लगाओ भी तो। अगर वो लगा लिया हर घर ने, ठीक है, तो ये तुम लोग अपने आंसर में ये चीज़ पॉइंट लिखना भी कि क्या, कि जो भी जैसे जितना पर घर क्या होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए कि पर घर आप जितनी भी एनर्जी एमिशन कर रहे हैं, जितनी भी एमिट कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक, उतनी ही आप उसके लिए क्या देंगे, उसको एडिशन भी उतना करें एनर्जी में। यानी आप प्लांटिंग करें, आप पूल बनवा सकते हैं, और कोई आइडिया आपके पास हो तो वो भी कर सकते हैं, है ना। तो वो हर घर में ये चीज़ होना चाहिए कि हमारे 2 AC मान लो लगा, तो उतने कंपेयर में उतनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उतने ज़्यादा प्लांट हैं कि नहीं। नहीं है तो मत लगवाओ, क्या कौन सी आफत आई जा रही है। तो अगर लगवाना है तो ये करो, ये रूल अगर आ गया सख्ती से तो फिर बढ़िया ही हो जाएगा। पेड़ पौधों के पास टेम्परेचर बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। अब देखो ट्रैफिक, वो देखते हो कॉरिडोर्स जितने भी मतलब रोड वाले होते हैं, ग्रीन कॉरिडोर की बात तो हो रही है, लेकिन देखो बहुत सारे रोड्स पे नहीं होता है। इसीलिए देखिए जितने एक्सप्रेस वे हैं सारे के बीच में पेड़ अब लगने लगा है, हाँ, उसमें भी कम है अभी और होना चाहिए बीच वाले में। और ये अब देखो, जब तुम लोग छत पे खड़े होगे ना, तो सिर्फ घर ही घर दिखेंगे, तो कितना गंदा सीन लग रहा होता, पेड़ ही नहीं दिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम 2 AC लगा रहे हैं, हम जितना एमिशन कर रहे हैं उसके कंपेयर में उतनी ही प्लांटिंग का एरिया छोड़ें, तभी वो सही से जीवित रह सकता है। अपने आप गर्मी नहीं होगी इतनी, जो इतनी है ना गर्मी, वो खुद ब खुद नहीं होगी। प्लांटिंग अगर आप करोगे, स्विमिंग पूल बना है, इस तरह की चीज़ें, अपने आप नहीं पूरे घर में इतनी गर्मी होगी, ठीक है। गांव वाले भी यही करते हैं, एसी लगाए जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं। हाँ बताओ, बहुत ही गलत है वो चीज़ें, क्या ही बताया जाए। अब देखो ये जो एरिया है, ये एरिया इधर देखो, ये एरिया है, ये एरिया है, ये सब रात में ठंडे हो जाते हैं, दिन में गर्म हो जाते हैं। जितनी जल्दी से वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, उतनी जल्दी से रेडिएट कर देते हैं रात होने तक। जैसे बीकानेर और जैसलमेर में होता है, हाँ देखो कितने ज़्यादा गर्म एरिया होते हैं, रात में ठंडे हो जाते हैं। जो जितना गर्म होगा उतना ही रात में ठंडा होगा, क्योंकि उतनी तेज़ी से वो हीट पूरी निकाल देते, बना के नहीं रखते, स्टोर करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, वो वाटर के पास होती। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस हीट को क्या बोलते हैं, जो स्टोर करके वाटर रखता है? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट वर्ड सुना है? क्या होता है, क्या होता है, अब बताओ तो क्या होता है, सर्च करके बताओ आज तुम लोग, चलो बताओ, देखकर समझाओ हमको क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, क्या है वर्ड भाई। वो जाहिर है, जब देखो एक चीज़ समझो, जब वाटर हीट लिए जा रहा है, रेडिएट कम कर रहा है, इसका मतलब कहीं स्टोर कर रहा होगा ना, वो उसके पास कोई ताकत होगी जो स्टोर करके रख पा रहा है ना, तो उसी को ही बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। देखो विशिष्ट ऊष्मा वही होता है कि कुछ और नाम है उसका?
ये समझ आया? अच्छा तुम्हें कंटिन्यू कर दे, तुम इधर आ जाओ कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दें। चलो आप देखो, ये एटमॉस्फेयर अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट किया होगा, कुछ स्कैटर्ड किया होगा। अच्छा, जिन पार्टिकल्स की डायमीटर लंबी होगी, मतलब जो ये पार्टिकल है ना, इसकी डायमीटर भी कुछ होगी, इसकी ये डायमीटर भी तो होगी कुछ, हाँ ठीक है। तो ये जब लंबी होगी मतलब ज़्यादा होगी, डायमीटर ज़्यादा होगी वेवलेंथ से, जो आ रही है ना सोलर रेडिएशन, उसकी जो वेवलेंथ है उससे, तब क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा डस्ट पार्टिकल, मजा कि डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर देगा, डस्ट पार्टिकल हो, सॉल्ट पार्टिकल्स हो, कोई भी पार्टिकल हो, मतलब कोई भी कण हो, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ आ गई थी बात? अच्छा, अगर कम होगी उसकी डायमीटर, ये इतना वैसा टॉपिक नहीं है, मतलब कि तुम लोग को बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये जो बात हमने बताई ना, ये बहुत रेयर ही शायद पूछ सकता है, लेकिन हमने बताया ज़रूरी था इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कब रिफ्लेक्ट हो रहा है, कब स्कैटर्ड हो रहा है। तो जब कम होगी इसकी डायमीटर, तब क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा, यानी प्रकीर्णन करेगा, ठीक है ना? समझ आ गई इतनी बात? ये लिख लो ये वाले पर, देखो हमने लिखा भी है ठीक से। और ये बता दिए थे कि शॉर्ट वेवलेंथ होती है तो उसकी डायमीटर, वेवलेंथ वाला बता दिया था। कुछ प्रॉब्लम? ये देखो इधर देखो, इसकी डायमीटर हमने कम बनाई, ये 10 पार्टिकल है, क्या है ये? या सॉल्ट पार्टिकल्स होगा, ठीक है, या एनी अदर, है ना, कोई भी हो, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? अब अलीशा, अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब ये देखो, ये हमने लिख दिया, लॉन्गर अगर होगी तो क्या होगी, वेवलेंथ से, वेवलेंथ जो होगी ना, बताया था वेवलेंथ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना? बात समझ रही हो? ये चीज़ें हैं इसमें, और इसके आगे नहीं कुछ था, यही था लास्ट, आई थिंक वाला पॉइंट हो गया है ना? इसके बाद हमें एक चीज़ ये बताना चाह रहे थे, याद आ गया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन टाइम क्या हो रहा है, 2:30, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन का थोड़ा सा वो समझ लो, हल्का फुल्का वाला, जैसे ये रेज आ रही है, सन है, रेज रेडिएट कर रही है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है। कहाँ से करता? फोटोस्फीयर से, बताया था अभी, प्रकाश मंडल से, है ना? प्रकाश मंडल में क्या होता है, सन स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं, सौर धब्बे, बताया था अभी, ठीक, गुड। अब ये जो आ रही है, तो ये तुमने देखा होगा, जब तुम सूर्य की किरणों को देखो तो ऐसे ऐसे आ रही होती है, एकदम मतलब बिल्कुल ग्रुप की तरह आ रही होती है, नोट किया? एकदम ग्रुप की तरह। कहीं पे अगर मान लो तुम्हारा इतना सा मोकला होगा तो पूरा ग्रुप लगेगा, एकदम बंच एक तरह से, है ना? हाँ, तो वो वैसे आ रही होती, तो उसमें भी तो कई सारी वेवलेंथ होती है ना, कई सारी वेवलेंथ की होती है। अब देखो, सबसे पहले रेडियो वेव्स होती हैं, फिर क्या होती हैं, सेकंड पे नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ हाँ, रेडियो वेव्स, हाँ, एक्स रेज। ये देखो कि एक्स रेज यहाँ पर होती हैं कि पहले होती हैं, कंफर्म कर लो, करो देखो, हम लिखते रहें, नहीं एक बार देख लें, कभी कभी देखते देखते भूल जाते हैं, चलते फिरते हो जाते हैं चीज़ें। हाँ, बताओ पहले क्या होती है, रेडियो वेव्स होती हैं कि एक्स रेज होते हैं? आई थिंक रेडियो वेव्स होती हैं, है ना? फिर एक्स रेज होती है, फिर
विबग्योर, फिर बताओ। अरे हम ही कर लें इतनी देर में, रुको चश्मा लगाया 1 सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, पता है ना, याद है, को भी बताते हैं। पहले रेडियो तरंगें होती हैं, उसके माइक्रोवेव होती हैं, फिर औरत होती हैं, फिर दृश्य माइक्रोवेव होती, करेक्ट। प्रकाश, और ये फिर? एक्सरे से तलाश में आती है, तलाश में हाँ ठीक ठीक। रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कुछ है। फिर इंफ्रारेड पक्का, तो औरत कहते हैं ये। हाँ हाँ हाँ, इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट। विजिबल क्या होता है? स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश। स्पेक्ट्रम वाली होती विजिबल। नहीं स्पेक्ट्रम दूसरी है, फिर इसके बाद पराबैंगनी वाली आती है। अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। एक्सरेज, एक्सरेज, गामा फिर किरणें, गामा। ये गामा का साइन होता है, ठीक है, हम गामा लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो विजिबल लाइट है ना, यही है तुम्हारा स्पेक्ट्रम। इसमें आता है विबग्योर, सुना है विबग्योर? किस किस ने सुना है? ये 7 रंग होते हैं। किस किस ने सुना है? सबने? तुम लोगों ने? तुमने नहीं सुना? तुमने? अच्छा अच्छा, तुम लोग वो साइंस पढ़ी है 10th तक, 12th तक? नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बी फॉर वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ब्लू, येलो, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज। रेड। अब ये बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती, किसकी कम? इंडिगो, सोच के बताओ इत्मीनान से। रेड 2 कम मिनट होती दे है। रहे हैं, तुम लोग भी बताओ, ठीक है। सर को मैसेज कर देना कि वाकई कोई होता होगा। हाँ होते हैं शायद बच्चे ना, हाँ बच्चे हैं। दिखा करो तुम लोग भी थोड़ा कैमरे पर, समझ में आए, है ना। विबग्योर, ठीक है। तो अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किधर से क्या चलता है सेम, वो बताओ तुम लोग। रेड की कम होती है फ्रिक्वेंसी में, येलो की ज़्यादा होती है, और क्या कहते हैं उसकी बैगनी की ज़्यादा होती है, वायलेट की। वायलेट। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। रेड की कम होती है फ्रीक्वेंसी कम होती है। जो ये वायलेट है, इसको बोलते हैं बैगनी ना, बैगनी की सबसे अधिक होती है, तो कहते हैं आवृत्ति। हाँ, बैगनी की, नहीं नहीं, 2 चीज़ें पूछे ना। वेवलेंथ पहले बताओ, पहले तरंग दैर्ध्य अच्छा तो बताओ। तरंग कम होगी अगर तरंग दैर्ध्य किसकी, वायलेट की ज़्यादा होगी, बैगनी की कि रेड की? रेड की। नहीं, वायलेट नहीं, रेड की होगी रेड की ज़्यादा। होगी मैम, बहुत दूर से हाँ। दिख जाता है हमको। रेड की होगी। दूर से दिख जाता है। हाँ, उसी की बहुत दूर से दिखता हाँ, रेड की होगी यार। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, है। वो वायलेट की ज़्यादा होगी। ज़्यादा। 22 वर्ष होता है ना। वाइस वर्सा होता है, करेक्ट। पहले कंफर्म करो, तुम ही लोग कंफर्म बताओ। कंफर्म बता रहे हैं। कंफर्म नहीं बता रहे हो, आप बताएंगे तभी पता। कंफर्म बताओ पहले। तुम लोग बताओ ना, ये तो पढ़ा दिया है ना टॉपिक, क्या क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वो क्या होती है, देख के बताओ क्या होता है। सही बात बताओ तुम लोग। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही हमको दिखती है। विजिबल का मतलब दृश्य, दृश्य मतलब यानी दिखना, जो आंखों से दिख रही होती है लाइट, ठीक है। बस ये हमको दिखती है, बाकी नहीं दिखती है। इंद्रधनुष बनते देखा होगा लाइट में, यही होता है ना। 7 रंग से काउंट करो, विबग्योर में 7 रंग से, 7 कलर्स है। बोलो बोलो। सबसे ज़्यादा तरंगें लाल की होती है। और हमने कहा बोलने मैंने पूरा हिंदी में बोला। आ जाओ भैया, आ जाओ, खड़े नहीं रहना है, आ जाओ।
वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रेड की ज़्यादा होगी, वायलेट की कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वायलेट की ज़्यादा भी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब समझ रहे हो एरो का? यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो इधर की जो होती है ना, ये ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसी टहलती हुई बेचारी, है ना, ऐसे ही होता है ना। फिर यहाँ जाते जाते क्या होती है ना, शॉर्ट वेवलेंथ बन जाती है, समझ रही हो? तो यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, विजिबल वाला हमारा मेन रहता है, ठीक है, जो हमें दृश्य प्रकाश होता है, जो हमें दिखता है, ठीक है। अब हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब हमको भूख लग रही है बहुत तेज़ ठीक है, तो ये सेफ रहना, तो इसको अभी सर देख लेंगे बाकी, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। समझ में आया? ये बताओ तुम लोग को पहले, मज़ा आ रहा है पढ़ने, मज़ा आ रहा है? क्या कह रहे हो? हाँ, रिवीजन करें तो और थोड़ा पहले से भी और पढ़ोगे तो और फिर क्लियर हो जाएगा, स्टार्टिंग से जब स्टार्ट होगा, है ना। और तुम लोग को मतलब बीच में से हमने टॉपिक उठाया, पहली चीज़ फर्स्ट पॉइंट, उसमें तुम लोग को कितने % समझ में आया? तुम्हें पूरा आया? नहीं, रैंक दो, वो मतलब 100%, किसको 60, किसको 70, वो बताओ कितना कितना समझ आया। पहले तुम बताओ कितना समझ आया जितना मैंने पढ़ा। नहीं कोई इशू नहीं है, आराम से बताओ, मतलब मुझे जानना है कि तुम लोग के दिमाग में कितना टिक रहा है। याद है मोस्टली सब कुछ, बस रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। गुड, तुम्हारा भी ऐसे ही है, वेरी गुड, तुम्हारा भी वेरी गुड। तुम्हारा अवदेश, सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं हम? नहीं सोए नहीं थे तुम। बीनू, आपका क्लियर हो रहा है? 100% क्लियर हो रहा है, ठीक है। और तुम लोग को भी, तीनों को भी, वेरी गुड, थैंक यू, यू वेलकम बेटा। तब हाँ, देखो हम एक चीज़ बता दें, अगर सर कंटेंट देंगे जो वो जो देंगे वो अलग बात होगी, लेकिन हम ऐसे ही वाला कराएंगे, मतलब कि एक ही पेज में तुम्हारी कई सारी चीज़ें हो जाएं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, है ना। क्योंकि समझा हम देंगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये होता है तो ये होता है, मतलब ठीक है, ये नहीं होता है तो ये नहीं होता है, बस ये याद रखना है तुम्हें। और वो जाके वहाँ अप्लाई कर देना है पीटी में, यही करोगे, सिर्फ अप्लाई होगा। ये मत सोचना जो पढ़ाया तो वो कभी नहीं आएगा जो पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं सबसे, बुक से, टीचर से, नोट से, पीडीएफ से, गूगल से, कहीं से भी, बस कॉन्सेप्ट सीख के दिमाग में रखना है। अब वहाँ जाके अपने हिसाब से पेपर समझ के देना होता है, ठीक है। ये है यूपीएससी का फंडा। कहीं से तुम्हें हम कहते हैं बहुत रेयर ऐसा होता है रटा रटाया भी आ जाता है, बहुत रेयर, लेकिन जैसे कि वो वाला आ गया था वही एनसीईआरटी का कि जो है। हाँ, तुम लोग को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया, एल्बिडो नहीं बताया, बता के जा रहे हैं, ठीक है। एल्बिडो जो होता है, जैसे कोई भी जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, एल्बिडो हिंदी में भी बोलते हैं, अल्बिडो करके लिखते हैं, है ना। जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, वो जो किसी भी बॉडी से, अर्थ के सरफेस पे बॉडी से टकरा के जो वापस जाती हैं, रिफ्लेक्ट